लोकसभा चुनाव वैसे तो काफ़ी गर्म है इस वक्त, लेकिन अभी तक दिल्ली से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी जिसको देखकर ऐसा लगे कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके की पिक्चर्स आई और उसके बाद अब यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव शुरू हो गया। आज सुषमा स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पूजा की, एक विशाल रोड शो किया और उसके बाद नामांकन जारी किया। मंत्री हरदीप पुरी भी साथ में थे पिता के अलावा। अब बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली से अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसके ऊपर 6 नए चेहरों को जगह दी थी। उसमें से यह भी एक नया चेहरा है, बांसुरी स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी, पेशे से लॉयर। सुषमा स्वराज की बेटी अब ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। यहां से जो है सोमनाथ भारती ने चुनाव लड़ेंगे। पहले से पहले आशीष खेतान थे, सोमनाथ भारती से पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग थी यहां पर, तो इस बार जो है सोमनाथ भारती को मौका मिला है। सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रही हैं। सोमनाथ भारती ने अपने एक जनसभा में कहा कि पूर्वांचल के लोगों को उपयुक्त मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं दिलवाया है। तो ऐसे में अब सुषमा बांसुरी स्वराज का राजनीतिक करियर शुरू हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो वैसे वो पहले लीगल सेल में भी रही, उसके बाद दिल्ली में सचिव भी रही, लेकिन अब चुनावी राजनीति में उनका आगाज हो गया है। बातचीत करेंगे इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता अमित शर्मा और भारतीय जनता पार्टी से अविनाश जैन। बांसुरी स्वराज हर जनसभा में, रोड शो में अपनी मां का जिक्र करना नहीं भूलती हैं। कहीं भी जाती हैं वो अपनी मां का जिक्र करती हैं, अपनी मां से जुड़ी हुई यादों को ताजा करती हैं। यानी कि वो अपनी मां के नाम पर सुबह से शाम तक वोट मांग रही हैं। 40 वर्षीय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार है और अपनी चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार कर रही हैं। वे हर भाषण में अपनी दिवंगत मां का जिक्र जरूर करती हैं और वह कहती हैं, मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का प्रतीक हूं, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। ये वो हर जगह कह रही हैं। यदि नई दिल्ली में वोटर्स की संख्या देखें तो 6,88,795 महिला वोटर हैं और 8,23,948 पुरुष वोटर हैं। ट्रांसजेंडर्स में सिर्फ 77 है। तो ये वहां का वोटर है जो लगभग हमने आपको बताया। बांसुरी जो है अपने संस्कारों, मूल्यों और काम को जो है आकार देने में अपनी मां के प्रभाव को स्वीकार करती हैं कि मेरे ऊपर मेरी मां का प्रभाव है। और वो कहती हैं कि मैं जब मेरी मां जीवित थी तो कभी मैंने इस बारे में चर्चा नहीं की थी, ना हमने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। मैं सिर्फ वकालत से संबंधित पेशे के बारे में बात होती थी। तो लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मुझे राजनीति में आना पड़ा और वो सभी लोगों का धन्यवाद दे रही हैं कि भाई मेरी मां के प्रति जो स्नेह है उसको लेकर। फिलहाल अमित शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और अविनाश जैन भारतीय जनता पार्टी से। बांसुरी स्वराज ने आज नामांकन दाखिल किया है।
कैसे देखते हैं आप इसको? कैसी होने वाली है चुनावी जंग? ये मेरे से सवाल पूछा जाए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक एक बात को कहने में पीछे नहीं रहती कि हम परिवारवाद से नहीं है, हम परिवारवाद से बिल्कुल अलग है और परिवारवाद हमारे डीएनए में नहीं है। 22वीं स्वराज को आते ही ये दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में भी परिवारवाद है। प्रवेश वर्मा जी पूर्व सांसद रहे और प्रधानमंत्री जी बार बार अपने हर मंच से राहुल गांधी जी को शहजादा शहजादा बोलते बोलते उन्हें एहसास हो गया 10 साल में कि एक शहजादा हमारे दिल्ली में भी है, कि दिल्ली की पूरी चीज रन की हुई है और कोई कामयाबी नहीं, कोई विकास नहीं, कोई सफलता उससे पर्याप्त नहीं रहा, तो उसकी टिकट काट दिए और एक शहजादी को दे दिए। वो शहजादी जो कमलजीत सहरावत जी को कहते हैं, और वो कमलजीत सहरावत जी जिनके ऊपर एमसीडी मेयर रहते हुए कई करप्शन का आरोप आज सामने आ रहा है, उनके पति का देखा जाए तो देश के फौजी जो हमारे खड़ा होकर के अपनी एक एक पेंशन और एक एक वेतन इकट्ठा करे और उस वेतन और वेतन को और पेंशन को इकट्ठा किया हुए वे सारे पैसे हड़पने का काम शहजादी कमलजीत सहरावत जी का वो पति ढकार गए। और शुक्र है कि 22वीं स्वराज जी ने अपना नामांकन कर दिया, नहीं तो अभी बड़ा अच्छा न्यूज कर्नाटका से आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एडी देवेगौड़ा के पुत्र जो है वो देश छोड़ के जर्मनी भाग गए हैं और सैकड़ों वीडियो का उनपे फोन वीडियो का उनपे वो रिलीज हो गई है। तो ये सारी के सारे जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महिलाओं के प्रति संवेदना है, प्रधानमंत्री हमारे हर मंच से एक एक बड़ी बड़ी बोल कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, एक भी बलात्कारी को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो एडी देवेगौड़ा के जो पौत्र है उनको क्या जर्मनी से वापस ला करके उनको सजा सुनाई जाएगी? नहीं सुनाई जाएगी। और बार बार में एक ही बात कहते हैं और आप भी कह देते हैं हमसे कि आपको कानून व्यवस्था पे से भरोसा उठ गया और आम आदमी को भरोसा उठ गया, क्योंकि अभी अभी ये एक सांसद कांग्रेस का नॉमिनेशन वापस लेते हुए, नाम मैं भूल रहा हूँ आपके, तो उन्होंने वापस ले लिया। क्यों? उनको दिखाया गया कि आपने जो मर्डर 10 साल पहले किया था, 10 मई को आपका पेशी है और आपको जेल जाना तय हो जाएगा। मैं कानून व्यवस्था को तभी सही मानूंगा कि 10 तारीख को उनको फांसी की सजा दे तो उम्र करे तो हो ही जाए, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हो गए हैं कांग्रेस छोड़ करके। अगर नहीं होते हैं तो कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही चल रही है। तो ये किस तरीके के राजनीति भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, सब कुछ जानते हुए कि भ्रष्टाचारी भी हमारे पास है, जिसकी अजीत पवार की हमने डिप्टी सीएम बना रखी है, हेमंत विश्व शर्मा को सीएम बना रखा है। तमाम जितने भी भ्रष्टाचार किए हुए जिनके ऊपर आरोप लग गया, जिनके ऊपर मर्डर का आरोप लग गया, उनको अपने खेमे में लेते हुए अपने पार्टी में शामिल कराते हुए उनको हर्ष और बड़ा उनको गर्व फील होता है। नीतीश कुमार जैसे लोगों के साथ गठबंधन कर देते हैं और वो गठबंधन कहते हैं कि नहीं जी ठीक रहेगा, जबकि इनके गिरिराज सिंह ने बोला हमने हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। अमित शाह जी ने बड़े मंच से कसम खा लिया था कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। उनको अपने खेमे में ले आते हो क्योंकि सत्ता की लालच आपको सता रही है, आपको डर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है, झूठ का पतन खत्म हो चुका है। आप हिंदू और मुस्लिम पर आ गए, आपने विकास पे ध्यान नहीं दिया। आप 400 पार का नारा लगाते हो और 400 आरडीए 400 किलो आरडीए देश के अंदर घुस जाता है, फौजी भाई पे अटैक हो जाता है। ये आपको पता नहीं होता, लेकिन ये जरूर पता हो जाता है कि आप 400 सीट लेकर के आ रहे हो। कहाँ से लेके आ रहे हो सीट, किस तरीके से लेके आ रहे हो? हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो 56 इंच का एडवोकेट पॉल 56 इंच का सीने में जो गुब्बारा भरा हुआ था, वो गुब्बारा पुश करते नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का पतन होते जा रही है और इंडिया गठबंधन का सम्मान बढ़ते जा रहा है और हमारा सीट भी बढ़ोतरी हो रही है और पूरे देश में हम बढ़िया से जीत भी रहे हैं।
बढ़िया वोटिंग भी हो रही है, एक नामांकन भी होगा, 2-4 सीटों को आप गिड़मला दोगे, धमका दोगे, आप उसको वापस करा सकते हो, लेकिन पूरा देश लड़ रहा है और देश लड़ रहा है, देश के साथ देश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ये जान चुकी है कि जिस विकास, भ्रष्टाचार, बलात्कार के ऊपर अंकुश लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी वो विफल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली से नामांकन भर दिया है, पहला चुनाव है, अपनी चुनावी राजनीति का आगाज कर रही हैं। ये थोड़ा सा बताइए, सोमनाथ भारती जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बांसुरी स्वराज के सामने चुनाव लड़ेंगे। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर आपने बांसुरी स्वराज को जो है मौका दिया है। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी आज नामांकन भरने के बाद? ये आप मुझसे पूछते हैं? हाँ जी अभिनव। देखिए जी, ये जो इन्होंने कहा ये निहायत ही बेशर्मी और नासमझी और देश के प्रति अपनी इनकी भावनाएं ये सब चीजें दर्शाती हैं। आप बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये परिवार की बात करते हैं, ये सुन लीजिए, मैंने आपकी सारी बात सुनी आराम से। आप बदतमीजी छोड़ के ना, बेशरम तो आप हैं, झूठे हैं आप। अब आप, अगर मैं आपको कह रहा हूँ सुन लीजिए, आप सारी बातें सुनिए हमने आपकी, आप भी सुन लीजिए। ये आप बता सकते हैं कि जब इनको टिकट मिला, आप जो है स्वराज जी के बारे में कह रहे हैं कि इनको परिवारवाद है, इनसे पहले आप बता सकते थे कि किनको टिकट मिलेगा? इनसे पहले क्या मीनाक्षी लेखी ने चुनाव नहीं लड़ी? और जो आप शहजादी की बात करते हैं, आज अगर पीएम, सबको पता है कि अगर पीएम का है तो वो राहुल रहेंगे। राहुल से पहले पीएम सोनिया जी की बना रखे थे, मनमोहन जी तो आपके इशारे पे चल रहे थे, उससे पूर्व में राजीव गांधी पीएम थे, उससे पूर्व में इंदिरा गांधी थी, उससे पूर्व में नेहरू। और आप देवी गौड़ा जी की बात करते हैं, देवी गौड़ा जी की सरकार आप शायद भूल गए हैं, कांग्रेस की सपोर्ट से बनी थी। और बीजेपी का इसके अंदर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि किसी भी, देवगौड़ा जी तो बलात्कारी नहीं थे। देखिए देवी तो कौन है? आप है क्या बलात्कारी? आप है क्या? नहीं, जिसको आपने टिकट दिया, आप देवी गौड़ा जी की आप बात कर रहे हैं, उनके पोते हैं, ये उनका ये पर्सनल मैटर है, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। आप घबराइए मत, सुनिए, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको, आपके पास कुछ नहीं है। आपने देश को बेच दिया, आपने किसानों की आय बेच दी, आपने ओबीसी को बेच दिया, आपने ऐसे कानून लाए कि आज भी दलित प्रताड़ित है आपके राज में। आपने 55 साल राज किया। अमित शर्मा और अभिनव जैन, मैं आप दोनों से ये कह रहा हूं, हम नई दिल्ली सीट पर रहे, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने आज नामांकन दाखिल किया है और सोमनाथ भारती उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सोमनाथ भारती के बारे में बात करेंगे और बांसुरी स्वराज के बारे में। तो बांसुरी स्वराज का ये पहला चुनाव है, आपने जो अपना उम्मीदवार बनाया है, एक फ्रेश चेहरे को आपने जगह दी है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ जी, आप में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, एक फ्रेश चेहरे को हमने जो है उसको हमने अवसर दिया है जी, इसमें क्या बुरा है? महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम भी तो आपकी पार्टी कर रही है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हम नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो तो उधर जा रहे हैं। आप नई दिल्ली पर रहिए ना, आप एंकर सब्जेक्ट से उधर बन जाइए। जब ये जो है अपनी बारी में बोल चुके और कुछ बोलने के लिए इनके पास है नहीं, इसलिए उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। अगर देखिए यदि हम इस तरह की बात करेंगे तो सोमनाथ भारती पे पहले भी उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, है ना, फिर उसकी चर्चा होगी। सोमनाथ भारती जिनकी बात कर रहे हैं, सोमनाथ भारती जी की पत्नी ने उनके ऊपर आरोप लगाए। एक बार उन्होंने जाकर ऐसे ही किसी गलत जगह इन्होंने महिलाओं का सम्मान खराब करने का काम किया। कहीं वहां पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधी रात को ये पहुंच गए, कोर्ट ने इनको लताड़ा बिल्कुल कि आप जो है जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। जिस व्यक्ति के घर में जिसकी बीवी उसके साथ नहीं है, जिसके आसपास के लोग साथ नहीं है, वो आदमी को आपने टिकट दिया है। पता नहीं क्या आपका स्वार्थ है, क्या भ्रष्टाचारी से मिला जुला आपका स्वार्थ है। चलिए प्रधानमंत्री जी के साथ भी नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास में नई दिल्ली की सीट पे कहने के लिए कुछ है?
मैं नई दिल्ली सीट पे बात कर रहा हूं, दिल्ली के चुनाव पे बात कीजिए। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी एक ईमानदार सिपाही है आम आदमी पार्टी का। हाँ सिपाही, आपके ईमानदारी की बात मत कीजिए। आप कहिए कि भ्रष्टाचारी पार्टी के एक भ्रष्टाचारी सहयोगी हैं, आप ऐसा कहिए। आप कहाँ कौन भ्रष्टाचारी और आप कौन कौन पता क्या रहा है? आपने ये कांग्रेस दुनिया के देख रही है, देश की आप जनता कांग्रेस देख के रही है। खिलाफ बने थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आई थी। अब कांग्रेस का दामन पकड़कर, उसके पैर पकड़कर अब अपने भ्रष्टाचारों से निकलवाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के आगे भीख मांग रही है। उनका हाथ में हाथ पकड़कर बचाओ बचाओ कर रही है, और भ्रष्टाचारी सब लोग एक साथ हो गए हैं। ये आपकी पार्टी है। आपकी पार्टी को मैं बता दूं, आपके भ्रष्टाचारी नेता जेल में बंद है, जो कोर्ट जिनको छोड़ नहीं रही है, दिल्ली की बात कर रहे थे, जिनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है, और जो जिनको सजा मिलने जा रही है। आपकी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। आपकी वो पार्टी है जिसमें आपके पुलिस अफसर को आपने जिस तरह से गुंडाई पैदा करी है। आपने भी पुलवामा अटैक करवाया था, सबूत आ गई थी। आपने कहां से कहां चले जाते हैं आप लोग, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव है, दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है। बांसुरी के स्वराज ने आज जो है नामांकन दाखिल किया है। दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी, पेशे से वकील, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एक महिला ने जो है नामांकन दाखिल किया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। 40 वर्षीय बांसुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल किया है, जो हर जनसभा के अंदर अपनी मां का जिक्र करना नहीं भूलती हैं, अपने संस्कारों और अपने और मूल्यों की बात करती हैं। कहती हैं कि मेरे ऊपर मेरी मां का प्रभाव है, और वो दिल्ली की जनता का धन्यवाद दे रही है स्नेह के लिए और आशीर्वाद के लिए जो सुषमा स्वराज की वजह से उनको मिल रहा है। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा, उनको जो है चुनाव मैदान में उतारा है। यदि बांसुरी स्वराज चुनाव मैदान में आ रही हैं तो क्या लड़ाई होगी नई दिल्ली की सीट पर? पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सुनीता केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सोमनाथ भारती को मौका मिला है। तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नई दिल्ली की सीट पर शीला दीक्षित के सामने अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे। तो हम समझना चाह रहे हैं कि आज नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है। रणनीति के बारे में बात करें, किस तरीके से फाइट देने जा रहे हैं सोमनाथ भारती, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसने भरोसा जताया है और एक नए चेहरे को मौका दिया है, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको लेकर बात करते हैं। बाकी इधर उधर की बातें मत कीजिए, दिल्ली पर रहिए। दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं। चुनाव कैसे होगा, 25 मई को वोटिंग होनी है, और वो वोटिंग जो है किस तरीके से होगी, और जो इलाके वहां आते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो स्टैंड लेगी और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर स्टैंड लेगी। आप बाकी के मुद्दे छोड़ दीजिए, दिल्ली की नई दिल्ली की सीट के मुद्दों की बात कीजिए। वहां पर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या बांसुरी स्वराज सिर्फ अपनी मां के नाम पर ही वोट मांगेंगी, या फिर उनके पास में कुछ और भी मुद्दे हैं, और आम आदमी पार्टी पास में काउंटर करने के लिए क्या है? एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करने की बजाय अपने अपने मुद्दों की बात करें आप लोग। जी, अमित शर्मा, सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पास में क्या मुद्दे हैं काउंटर करने के लिए? देखिए, दिल्ली में सोमनाथ भारती जी 30 बार विधायक रह चुके हैं जी, और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो और आम आदमी पार्टी का संकल्प पूरा करते पूरे दिल्ली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। आरोप प्रति आरोप चलती रहेगी, सरकार में रहेंगे, काम करेंगे, आरोप भी लगेंगे, जेल भी जाएंगे, जेल से भी निकलेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन सोमनाथ भारती को अपना पहचान देने के लिए और अपना पहचान बताने के लिए और पार्टी की प्रतिक्रिया गिनवाने के लिए कोई पुरानी बात, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और सोमनाथ भारती को किसी भी अपना पीछे का बैकग्राउंड गिनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोमनाथ भारती ने जो संकल्प किया और जो काम किया उनका पूरा दिल्ली सराहना करती है। रह गई बात बांसुरी स्वराज थी, बांसुरी स्वराज के पास अपने माँ और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता ने पहले ही अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर दिया। गौतम गंभीर, प्रवेश वर्मा और ये मीनाक्षी लेखी, इन जैसे लोगों को टिकट दे करके, जितवा करके, कटवा करके सारी अपने आप में दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर दी है। तो इस प्रकार से सोमनाथ भारती का पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन दिल्ली की 7 सीट पे जीतने जा रही है, ना कि सोमनाथ भारती।
इंडिया गठबंधन 700 सीट दिल्ली का जी जीतने जा रही है, और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का अपना सुषमा स्वराज का कार्यकाल क्या था नहीं था, वे ऊपर से आकर के दिव्यांग आत्मा मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो तो आगे पूरा करती नहीं, और ना इनका आगे पीछे से मदद करेंगे। अगर वो जीवित होती तो शायद इनकी मदद भी हो सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा भी झूठा हो रहा है, सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, बांसुरी स्वराज का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए सोमनाथ भारती जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। सोमनाथ भारती जी अपनी सीट बड़ी स्मूथली निकाल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नाम से निकाल रहे हैं। चलिए अभिनव, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जो है सोमनाथ भारती इस बार जीत कर आएंगे और बांसुरी स्वराज को जो है कोई फायदा, चुनावी फायदा मिलने वाला है नहीं, और सुषमा स्वराज की जो एक इमेज थी उसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए जैसे ही दोबारा कनेक्शन होता है, जुड़ता है अभिनव जैन से हम बातचीत करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अमित सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि इस बार, और आतिशी ने भी कहा है, आपकी पार्टी एक तरीके से कह रही है इस बार जेल का जवाब वोट से, तो किस, और रोड शो कर रही हैं जी। मैं अभिनव जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिनव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जैसी बात होती है बात करते हैं जी, बताएं तो दे रही है जनता जी। अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंट में सुनीता केजरीवाल जी ने जो रैलियां संबोधित करी है, जो रैलियां रोड शो उन्होंने किया है, उस रोड शो के अंदर हमारे कोई पैसे से बुलाए हुए कोई व्यक्ति नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने मजदूर थे। अभी हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी का एक पुतला जलाया गया उत्तम नगर विधानसभा में, और उस पुतले की राख लेकर के एक मजदूर ने अपने तिलक लगा लिया, बोला है कि हमारा नेता यही हमारा भगवान है। ये बात दिखाने के लिए नहीं है, ये बात संकल्प लेने के लिए है कि भाई जो भी होगा जेल का जवाब वोट से ही मिलेगा, और वोट से जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता चाहे हमारी 22 सीट पे जितने भी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं वो सारे कार्यकर्ता अपनी उपलब्धि के साथ लड़ रहे हैं, और कोई भी हताश नहीं है, कोई आश्वस्त नहीं है। अब कुछ दिन पहले जो मोदी जी के जोटों की बहकावे में साल भर 2 साल पहले सब कुछ चल रहे थे, लेकिन जो भी इनकी विकास दिखी, और हमने विकास गिनवाने में सक्षम रहे कि मोदी जी का विकास एक गरीब आदमी के लिए नहीं है, मात्र 4 उद्योगपतियों के लिए है, जो कि अडानी या अंबानी जैसे लोग हैं, ना कि गरीबों के लिए। आप ट्रेन व्यवस्था दे दो, एक मजदूर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, एक मजदूर बिहार जाता है तो उसकी ट्रेन की स्थिति 24 घंटे लेट जाती है, और आप कहते हो कि मैं हाईवे बना दिया और हाईवे से जाइए। वो हाईवे किसके लिए बनाया आपने? उस मजदूर के लिए जो 200 रुपए की दिहाड़ी कमाती है? नहीं बनाया आपने किसी मजदूर के लिए। आपने तो रेल का किराया कम है इसलिए आप कह रहे हो कि टैक्सी करके बिहार जाओ, 2 रुपए 2.5 रुपए किलोमीटर पेट्रोल का टैक्स तो हमें, जो काम 300 में किसी को गाँव जाने के लिए होता है वो 6,000 रुपए लग रहे हैं। ये काहे की विकास है? किस तरीके का विकास है? हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कफन के लिए पैसे दे रहे हैं, दूध के लिए पैसे देना पड़ रहा है, डायपर के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, बच्चे पालने के लिए पैसे दे रहे हैं। आप उस विकास पे नहीं जा रहे हैं। आप स्कूल व्यवस्था का ठीक नहीं हो रहा, आपसे सरकार का सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो रहे हैं, आपका कोई योजना ठीक नहीं हो रहा है। मात्र 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल से देश नहीं चलता। देश चलता है जब देश बढ़ेगा, देश अच्छा स्वस्थ रहेगा। आप कुछ दिन पहले एक हरियाणा का न्यूज आया था कि एक बेटा और एक बाप फौज में नौकरी कर रहा है, और बाप अभी नौकरी पे ही और बेटा रिटायरमेंट ले लिया। ये किस तरीके का वीर है? ये किस तरीके का अग्निवीर है? सारे वीरों को अग्नि में घुसेड़ दिया और आप कह रहे हो उसको अग्निवीर। बेटे ने ज्वाइनिंग करी नौकरी, उसकी अच्छी शादी हो गई, जब बच्चे पैदा हुए तो लाइबिलिटी बड़ी, खर्चा बड़ा, तब तक वो रिटायरमेंट, अब हो गया बेरोजगार जिंदगी भर के लिए। उसके बाद के लिए आपने क्या सोचा है? उसके बारे में सोचा होता कि अग्निवीर से रिटायर होगा, उसके आगे क्या करेगा? फिर देश के साथ देश का विकास था, लेकिन आप किस तरीके कुएं में ढकेल रहे हो देश को? कहाँ जा रही है आपकी विकास? आप लोगों को दिख रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा है, देश की जनता को नहीं दिख रही है, दिल्ली की जनता को नहीं दिख रही है विकास। अगर ऐसे विकास है तो आप अपना विकास नरेंद्र मोदी जी अपने घर में रखिए, और जो पुराने विकास थे वो हमें रिलीज कर दीजिए, हमें वही विकास कर जी। अच्छा, ये जिस तरीके से आप क्या पूर्वांचल वोटों को साधने के लिए आप कह रहे हैं कि
अरविंद केजरीवाल ने जो पूर्वांचल के लोगों को उचित सम्मान दिलवाया, सोमनाथ भारती कह रहे हैं जनसभाओं में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपको ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल मूर्ख बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, चाहे वो देश की सम्मान हो, चाहे पूर्वांचल की सम्मान हो, चाहे हरियाणा की सम्मान हो, चाहे किसी का भी सम्मान। आप हरियाणा में सरकार बनाते हो, पंजाब से सीएम उतार देते हो, हरियाणा वाले का कहाँ सम्मान रह गया? खट्टर साहब पंजाबी, हरियाणा में आप सरकार बना करके और खट्टर साहब को बना देते हो कि खट्टर साहब उप मुख्यमंत्री हो गए। आप एक बात बताइए, वो हरियाणा में क्या सम्मान रह गया हरियाणियों का? आप पूर्वांचल में एक मनोज तिवारी चेहरा उतार देते हैं, कहते हैं कि मनोज तिवारी जी हमारे सीट से लड़ेंगे। वो भी मनोज तिवारी जी इसलिए रहे कि एक नचनिया बजनिया बढ़िया है, वो बीएरपी के नाचे छम छम गाना गा देते हैं और मोदी जी को ये सब अच्छी लगती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी को सदन में, बड़ी सदन में एक बयान दिया, आपने भी देखा होगा, हमसे ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया आपकी आई होगी, वो उनको अच्छा लगता है, वो कह रहे मेरी पार्टी में आ जाइए, आप तो बहुत महान आदमी है। और ऐसी बात करने वाला व्यक्ति मुझे अपनी पार्टी में एनडीए गठबंधन की जरूरत है। आप चले जाते हो देवगौड़ा के पोते के पास और उनको कहते हो कि जिसकी 2900 वीडियो रिलीज हुई है, उनको आप ले आते हो अपने खेमे में और आप उनको कहते हो कि आप मेरे लायक हैं, आप आ जाइए। 70,000 करोड़ का आरोप लगा अजीत पवार पे, आप उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिए। आप बोले आप मेरे लिए बहुत बढ़िया, आपसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी हमने देखा नहीं, आप आ जाइए। हेमंत बिश्व शर्मा पे इतना बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का, उसको आप सीएम बना दिए। आप एनडीए गठबंधन के मालिक बन सकते हो, आप मेरे साथ आ जाइए, हम मिल करके देश लूटेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के और उनकी सरकार की प्रतिक्रिया है और प्राथमिकता है। ऐसी प्राथमिकता पे पूरा देश नाराज है। आज उनको पता नहीं, वो घमंड की बोली बोलते हैं और जब सारी चीजें विफल हो जाती है उनकी, तो एक ब्रह्मस्त्र याद करते हैं कि हिंदू अलग कर देंगे, मुस्लिम अलग कर देंगे। लेकिन इस बार हिंदू भी वही समझ रहा है और मुस्लिम भी वही समझ रहे। ना तो आप हिंदू के साथ कुछ करेंगे और न मुस्लिम के साथ कुछ करेंगे। कर सकते हैं तो दोनों को लड़ाने का काम करेंगे और लड़ने का काम देश की जनता ने छोड़ दिया। चलिए, जैसे अभी नई दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो आपकी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे जो है ये चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो पहले से मुद्दे हैं, अभी क्या था कि इन्होंने हमारे सरकार के आगे हर बैरियर रखा हुआ। आपको भी पता है, पूरा देश को पता है, पता है, खुल के बोल सके ना बोल सके, लेकिन हम तो खुल के बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जिसका बयान के ऊपर उनको गिरफ्तार करा है, उन्हीं ने 55 करोड़ रुपए का वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये आप ही लोगों ने दिखाया है, एसबीआई की साइड से दिखाई है। हमारे घर पे टैक्स नहीं आता, मेल नहीं आया था, ये आप ही लोग दिखाते और उसको धुंधला कर देते कि नहीं जी ठीक नहीं था अरविंद केजरीवाल जी का माने। तो वो कहने की बात कथनी और करनी तो बहुत अलग है। 2000 करोड़ का घोटाला शुरू हुआ था जब आप याद करो सत्येंद्र जैन जी से, मनीष जी गए तो 200 करोड़ हो गया, संजय सिंह गए तो 100 करोड़ हो गया, अरविंद केजरीवाल जी गए 45 करोड़। वो भी मनी ट्रेल पकड़ा नहीं गया है। वो साफ सुथरे में एक कहा गया है कि ईडी का एक बयान है कि अगर छोड़ दिया जाता है, इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो ये सबूत मिटा देंगे। ये ईडी का कथनी भी नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं वो ठीक है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। जैसे कि मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या आपकी पार्टी, जो दिल्ली के एक सर्वे आया उसके अंदर दिल्ली की जनता ने कहा भी कि एनपीआर और एनआरसी को लागू किया जाए, तो जैसे सीए का मुद्दा लेकर काफी गरमाया हुआ है, तो आप इसके पक्षधर हैं या इसके विरोध में हैं? एनपीआर और एनआरसी को लेकर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर। देखिए, हम 22 सीट पे सरकार चुनाव लड़ रहे हैं, सॉरी 22 सीट पे चुनाव लड़, और 22 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। अब कितनी सीट आती है? दिल्ली की 4 सीट तो हमारी कंफर्म है और पंजाब की पूरी सीट हमारे एमएलए आ रही है। बाकी के सीटों पे भी मंथन हो रही है, देखते हैं क्या होता है उसमें। ये सीट जीतने के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाती है, देश हित के लिए जो बेस्ट हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, जो देश के विकास के लिए हो सकता है, और देश का विकास उसमें है कि साक्षरता को बढ़ावा दे, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे, बुजुर्गों का सम्मान दे, महिलाओं को सम्मान दे। अगर इस प्रकार की रणनीति, अगर इस देश की विकास करने में हमारी सहमति आएगी और इस चीज से किसी अग्निवीर, अब अग्निवीर की प्रतिक्रिया में बता रहा हूँ कि अग्निवीर नौकरी करता है और बेटा रिटायरमेंट हो जाता है।
तो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाना जाना चाहिए, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे हम। ये सारे सवालों का जवाब अब हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, मिलकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो दोनों पे मंथन करके जो अच्छा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो बुरा होगा वो इग्नोर कर देंगे। जी, तो ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है कि कोई इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? बीजेपी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुद्दा बना रही है, चाहे देखिए बीजेपी तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है ना। नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जितना बोलते हैं उतने उनके कार्यकर्ता करते हैं, चाहे वो टीवी पे कितने भी बड़े प्रवक्ता आ जाए, गौरव भाटिया आ जाए, चाहे तो गौरव भाटिया जी को भी देखता हूँ तो पर बोले की बात करते हैं, मुझे उनकी बातें कभी अच्छी लगी नहीं, मैं कभी डिबेट उनका देख नहीं पाता, क्योंकि जितनी भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 5 साल में करी है और जितने भ्रष्टाचारियों को अपने खेमे में अपने पार्टी में शामिल कराने का काम किया, भ्रष्टाचारी के ऊपर बात करने का अधिकार तक नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भ्रष्टाचार की बात करें कैसे कर लेंगे? अभी उनको मछली याद आ रहा है, अभी उनको मटन याद आ रहा है, अभी मटन का वीडियो देख रहे हैं तो कभी मुगल जमाने में आ जाता है, कभी मुगलई मटन हो जाता है, कभी मुस्लिम लीग हो जाता है, कभी मछली लीग हो जाता है। इनको दूसरे का खाने पीने का बड़ा ध्यान है, पता ना अपने आप से ये पंडित बन चुके हैं, लेकिन मन तृप्त तो नहीं हो पाता क्योंकि नॉनवेज इनको भी पसंद होगा कभी न कभी, इसलिए वो देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, अकेले क्यों हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हथियार डाल दिया और जी हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं रहे। चलिए ठीक है, फिलहाल दिल्ली के अंदर जो अतिक्रमण का मुद्दा है, अब आपके एमसीडी में भी हैं, विधानसभा में भी आप लोग हैं, तो अतिक्रमण का मुद्दा जो है इस बार मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा इस लोकसभा चुनाव में भी? बड़ी अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया, ये बड़ी अच्छी पॉइंट की बात कर रहे हैं। जी देखिए 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारा एमसीडी सरकार बनाई है, और एमसीडी में सरकार हमारी एक बार मेयर हमारी शैली ओबराय की चुनी गई और स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं। अभी तो एलजी का हस्तक्षेप हो जाता है, कभी केंद्र सरकार की हस्तक्षेप हो जाता है, कभी मेयर चुनने के लिए। अभी फिलहाल देखिए पंजाब में किस तरीके का चोरी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं होता तो वो भी झुठला देती, सुप्रीम कोर्ट भी कहती भाई ये सबूत के आधार नहीं है, ये सब माना नहीं जाएगा, सरकार भाजपा की है, तो ये मान ली जाती। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी। 24 करोड़ रुपए पर मंथ रिलीज होती है फंड, वो हमारी सरकार रहते हुए भी उन्होंने ये 24 करोड़ फंड का क्या उपयोग है आज तक समझ में नहीं आया। 1.5 साल हो गया, उसको कैलकुलेशन करिएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रष्टाचार है। स्कूल में किताबें तक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता केस जमा था, क्या तो अदालत ने हमें फटकार लगाया कि भाई ये एमसीडी का क्या हाल हो रखा है। एमसीडी को सबसे पहली बात की, और चुनाव आयोग अभी हमारे गाने पे भी बैन लगा दिया, आपने वो भी देखा होगा। मतलब जितनी मौके मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को वो लपेटने से कम नहीं रहते। एक गाने के ऊपर प्रतिबंध चुनाव आयोग, और वो क्या है चुनाव आयोग, जब एमसीडी चुनाव 2021 में होनी थी तो ऐलान करना था, आज 6 बजे ऐलान करने वाली है और तुरंत 5:30 बजे अमित शाह जी का कॉल आता है कि अनिश्चित काल के लिए इनको एक्सटेंड कर दिया जाए, डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। तो पता चलता है कि अनिश्चित काल का चुनाव रद्द किया जा रहा है। अब चुनाव इनके कहने से होगा। बाउंड्री लाइन बनाई गई, केंद्र सरकार के अंदर किया गया पूरी दिल्ली एमसीडी को, उसके बाद चुनाव फिर भी मुंह के बल खा गए। मैपिंग हुई, इनकी मैपिंग हुई कि कहां से हमारी भारतीय जनता पार्टी लग सकती है, कहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। ये सारी बाउंड्री लाइन खुद बनाई। एक विधानसभा 5 सीट 7 सीट से सब विधानसभा में से एक सीट कम करे, 272 से 250 पे गया, एरिया बड़ा करा कि काउंसलर हारेंगे, फिर भी हार गए। इनको दुख अरविंद केजरीवाल से नहीं है, दुख इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जहां भी बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस को हरा के बनी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। देखिए जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी को हरा के बनी, इस बात की पीड़ा इनको सहन नहीं हो रही है कि हमारी गाल से तमाचा और दिल्ली के लोगों ने मारा, दिल्ली के लोगों को नाश कर दूंगा, मैं एक फंड रिलीज करने नहीं दूंगा। ये चलिए ठीक है, हम नई दिल्ली के मुद्दे पर आ रहे हैं, नई दिल्ली सीट के मुद्दे पर आ रहे हैं। देखिए पॉश एरिया है, सीवर या जिस तरह से कहें सड़क, बिजली, यातायात की सुविधाएं यहाँ अच्छी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुविधाएं हैं या जिसको लेकर जो है नई दिल्ली के लोग कहते हैं, एक तो पानी की कमी,
दूसरा पार्किंग की सुविधा, है ना। और ये जो पूरा एरिया है, खान मार्केट, कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, यहां पर जितने भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, ये जो दुकानें हैं, इनकी सीलिंग का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या यह मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा चुनाव में इस बार, सीलिंग का मुद्दा इन व्यापारियों का, और पार्किंग और पानी की कमी का मुद्दा? देखिए क्या है कि कुछ अधिकार तो हमारे पास है, कुछ अधिकार केंद्र सरकार और कुछ अधिकार एलजी अपने साथ सबमिट कर दे। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अभी बहुत दिनों से, अभी कम से कम 1 साल जब से बीडीए का हस्तक्षेप अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर हुआ है, उस दिन से आपको भी पता होगा कि बिजली का मीटर लगाने में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। दिल्ली की जनता बिहार है कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजली का मीटर नहीं लग रहा है, बिजली की मीटर हमें दी नहीं जा रही है। और वही बीडीए है जिसको 40,000 रुपए का एक पिन डाल दीजिए। देखिए भ्रष्टाचार की बात करो, जो भ्रष्टाचारी आज डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज केंद्र सरकार के अधीन में आते, ना कि दिल्ली सरकार के अंदर, और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। डीडीए के अंदर कोई भी जाके 40,000 की पिन डालिए, उसको एनओसी मिल जाती है, उसको अप्रूवल मिल जाती है कि आप जाइए, आपकी मीटर लगा सकते हैं, आप परमिट ठीक है। लेकिन जिस गरीब आदमी ने 1-1 रुपए जोड़ करके अपना बिजली का मीटर लगाता है, चलिए ठीक है, लगाने की कोशिश करता है, मैं थोड़ा सा मुद्दों को समझना चाहता हूं। नई दिल्ली सीट के ऊपर एक व्यवसायिक जो क्षेत्र है, यदि वहां पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, व्यापार डिस्टर्ब होता है, सीलिंग का मामला है, पार्किंग का मामला है, अतिक्रमण का मामला है। देखिए पहला जो चुनाव था 1952 का, है ना, 1952 का जो पहला चुनाव था, सुचेता कृपलानी पहली बार सांसद रही। नई दिल्ली की सीट एक बहुत वीवीआईपी सीट है, कभी यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी यहाँ से सांसद रहे, राजेश खन्ना भी यहाँ से सांसद रहे, और अभी यानी कि सुचेता कृपलानी से लेकर मीनाक्षी लेखी तक, यदि इतने लंबे सफर में भी आज भी दिल्ली, नई दिल्ली की जो मुद्दे हैं वो कहाँ पर आगे खड़े हो रहे हैं? पार्किंग, पानी और सीलिंग, ये वो मुद्दे हैं। और जिसपे दिल्ली के व्यापारी हैं ना अमित, उन्होंने कहा है कि हम मांग पत्र बना रहे हैं, हम सौंपेंगे, और जो प्रत्याशी जो है हमें वादा करेगा और इस पर हमें भरोसा होगा कि इन समस्याओं से निजात दिलाएगा, उसको हम वोट करेंगे। तो इसलिए आप मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं, कभी आप अग्निवीर चले जाते हैं, जैसे बीजेपी के अभी प्रवक्ता थे वो दूसरी बात कर रहे थे। अरे भाई, जिन मुद्दों पर आम आदमी वोट डालेगा, जो उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहता है, उसकी बात तो करोगे ना, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये मुद्दे जो है कि आपकी पार्टी किस तरीके से उठाएगी, सोमनाथ भारती किस तरीके से उठाएंगे, वो अपने आप में थोड़ा सी भी मैं जानना चाहता हूं आपसे जी। समस्या है ये पार्किंग का, ट्रैफिक का, ये पूरी दिल्ली का है। लेकिन बात हम चांदनी चौक का कर लेते हैं, क्योंकि बासुड़ी जी ने आज वहां से पर्चा भरा है और आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। पीछे 10 साल से जो कमिटमेंट करके भारतीय जनता पार्टी अपने घर में सोती रही जी, अगर एक बार जाग गई होती और इंक्रोचमेंट हट गया होता, क्योंकि एमसीडी में सरकार इनकी थी, केंद्र में सरकार इनकी थी, दिल्ली की ही तो सरकार सत्ता छीन रखी थी आम आदमी ने, और उस आम आदमी ने जिसकी अधिकार इतनी भी नहीं थी कि अपने पीएम पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। तो नियति अगर काम करने की होती और वहां पे सबका, सांसदों का काम करने का नियति होता, काउंसलरों का काम करने का नियति होता, तो ये काम आपको 5 साल पहले हो गया था और दिल्ली साफ सुथरी छवि में आती। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। दिल्ली की अमित, समय का अभाव है, दिल्ली के अंदर एनडीएमसी का टैक्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अपने कुछ मुद्दे हैं, और दिल्ली के ये मुद्दे जो हैं वो कुछ टेक्निकल पेचेस में फंसे हुए हैं। जैसे एमसीडी की बात करते हैं या दिल्ली सरकार की बात करते हैं, अभी हम जैसे सांसद के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली जो है एक तरीके से फंसी हुई है। और कहा जाता है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो भगवान भरोसे हैं, यहाँ पे जो है आपस में जो है लड़ाई चलती रहती है, रस्साकशी चलती रहती है। दिल्ली का बॉस कौन, दिल्ली का बॉस कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है। और इसमें जी कर दूं जी, इस 4 जून को रिजल्ट आना है। दिल्ली की 7 सीटें हमारी आम आदमी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, और ये रिजल्ट आते के साथ जब दिल्ली डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, एमसीडी भी आम आदमी, विधानसभा भी आम आदमी और लोकसभा भी आम आदमी, आपको एक भी एंक्रोचमेंट, एक भी गंदगी, ट्रैफिक का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये दिल्ली के लोगों के लिए खोल करके रखना है।
और दिल्ली में आने वाले किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को मौका ना मिलना चाहिए। इस प्रतिक्रिया के साथ, इस संकल्प के साथ हमारे दिल्ली के 7 सांसद ये चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, और ये आपको शिकायत का मौका हमारे राज्य में दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने हमसे ये कहा और दिल्ली की जनता ने सुना आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़ नहीं पाए, बीच में कनेक्शन खत्म, टूट गया, लेकिन हम उनसे पूछते कि एनडीएमसी का टैक्स का मुद्दा बहुत बड़ा है और सीलिंग का मुद्दा नई दिल्ली सीट के ऊपर, पार्किंग और पानी की सुविधा और अतिक्रमण, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं वहां पर। यहां पर सड़क, सीवर या यातायात की सुविधाएं बहुत अच्छी हो सकती है नई दिल्ली सीट पर, क्योंकि वीवीआईपी सीट है जैसा एरिया मैंने आपको बताया, लेकिन ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दिल्ली की जनता, नई दिल्ली सीट के लोग मांग रहे हैं कि कौन हमारी इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा और कैसे हमारा जीवन इनसे बेहतर बनेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।